हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिडोक्स रिएक्शन चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन। बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर आपको ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह जैसी टर्म ही नहीं क्लियर होंगी तो आगे इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। तो बेटर है कि ये चीज़ें आप पहले समझ लें अच्छे से कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। आप सिंपल, मैंने बहुत बिल्कुल भी ज़्यादा स्टैंडर्ड वाली जो हमारे पास डेफिनेशन होती है वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखी है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में चीज़ें लिखी हैं जो आपको ईजिली मैं कन्वे भी कर सकूँ और आप ईजिली उसको क्या है समझ पाओ। सबसे पहला ऑक्सीडेशन टर्म का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन्स का लॉस दिखे वो आपका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का गेन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिलाकर क्या बनती है, एक रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। फिर आती है हमारे पास क्या टर्म, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद को तो रिड्यूस करता है, और अगर देखो खुद वो रिड्यूस हुआ मतलब उसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने अपना गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन्स का। अब गेन किया है तो यानी वो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेस, यानी दूसरों को रिड्यूस करेगा, दूसरों को रिड्यूस करता है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजेस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, खुद के इलेक्ट्रॉन को लूज करके दूसरों को क्या कर ऑक्सीडाइजेस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया। रिड्यूस अदर्स मतलब दूसरे क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। ठीक है, मतलब खुद का तो लॉस हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरों के लिए क्या है, ये हेल्पफुल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो खुद को रिड्यूस करे और ऑक्सीडाइज करे दूसरों को, यानी खुद क्या है, गेन करे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज विच अराइजेज ऑन एटम इन अ कंबाइंड स्टेट। एक कंबाइंड स्टेट में जो भी रियल या इमेजिनरी चार्ज वहाँ पर एटम के ऊपर हमें दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, या वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे एग्जांपल लें वाटर का, H2O। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन के एटम है, ये O। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन इज़ मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1 चार्ज आता है। ठीक है, तो अगर -1 चार्ज आ रहा है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा +1 चार्ज। अगेन सिमिलर सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे दूसरे वाले हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1, ये +1। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि -2 होता है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को पहचान सकते हो, निकाल सकते हो ईजिली। नेक्स्ट बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर थ्रू बॉन्डिंग मेथड। अब रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हम बॉन्डिंग मेथड चैप्टर देखेंगे। बॉन्डिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम देखते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग भी जो है दो में स्प्लिट है। एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर वो होते हैं जो सेम एटम जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग हो, जैसे कि H2Cl2 Br2 एट्सेट्रा। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो पोलर होता है 2 डिफरेंट एटम्स, जो 2 अलग अलग एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है HCl। और अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा -1 और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा +1। सिमिलरली हाइड्रोजन और फ्लोरीन का केस लिया जाए, फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देन यहाँ पे भी हम सिमिलरली क्या पुट करेंगे, फ्लोरीन के पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी और हाइड्रोजन के पास +1। नेक्स्ट बात करें जनरल रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब कुछ रूल्स होते हैं, देखिए केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस एंड रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई वो जनरल रूल्स कौन से हैं जो आपको अपने माइंड में सेट करने हैं, माइंड में रखने हैं जब आप ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने लगे। तो सबसे पहले आप याद रखें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट। अब फ्री स्टेट क्या चीज़ है, फ्री स्टेट होता है कि जब कोई भी एलिमेंट अपनी जो है नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन O2 O
Cl2 H2 Na, ठीक है। ये सारे जो मतलब सोडियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये जितने भी हैं ये अपनी फ्री स्टेट के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर इनके सामने होता है वो 0 हम पुट करते हैं। नेक्स्ट बात करें फॉर आयंस कंटेनिंग सिंगल एटम, अगर कोई भी आयन जो है सिंगल एटम कंटेन करे, ठीक है, तो उस केस में उसके ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी चार्ज होता है आयन के ऊपर उसके इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। जितना चार्ज उसके आयन के ऊपर होगा, जैसे +1 +2 +3 जितना भी हो वो। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, यानी एल्कली मेटल हम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। जितने भी एल्कली मेटल होंगे उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +1 ऑलवेज, मतलब हमेशा। और याद रखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन्स में लिखा जाता है, ठीक है। आप मतलब सिंपली ऐसे 1 2 3 नहीं लिखते, रोमन्स यूज़ करते हो, इसका जो स्टाइल होता है लिखने का। एग्जाम्पल की बात करें तो NaH, यानी ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा, +1 एल्कली मेटल है। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी क्या आएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, यानी कि हमारा जो ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं वहाँ पे हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो है शो करता है, जैसे कि CH2 यहाँ पे +2 आएगी, MgO यहाँ पे भी क्या होगा, +2। ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का हर एक कंपाउंड में क्या होता है, वो -1 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब फ्री, अगर हाइड्रोजन को फ्री स्टेट में बात करें तो 0 होगी, लेकिन अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यानी कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन, NaHCaH2, तो इस केस में हमेशा जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है। अगर नॉन मेटल्स के साथ बात करें, यानी HCl HF जैसे हमारे पास है तो ये फ्लोरीन ये हमारे क्या है, नॉन मेटल है। तो इस केस में हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +1 होता है। नेक्स्ट बात करें तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन अ पॉली एटॉमिक स्पीसीज। एक पॉली एटॉमिक स्पीसीज में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सभी एटम्स का वो इक्विवेलेंट होता है, उनका सम जो है इक्विवेलेंट होता है टू द चार्ज ऑन द स्पीसीज, दैट इज। अब एग्जांपल लो, जैसे हमारे पास NH3 है, एक SO4 2 नेगेटिव है, तो हम NH3 देखते हैं, तो यहाँ इसको हम कैसे लिखते हैं, मान लो हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है N का, ठीक है। इनटू में क्या करोगे 1, क्योंकि इसका जो कितना ये नाइट्रोजन एक ही दे रखा है, प्लस करके दूसरा यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 3, ठीक है। 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे x इंटू 1 + 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, आप जानते हो कितना होगा, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू 3 कर देंगे हम, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है नाइट्रोजन का वो होता है x इज इक्वल टू -3, ठीक है। नेक्स्ट अगर सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो फ्री स्टेट में यानी O या O2, तो इसका उस केस में तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, लेकिन जनरली जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कैसे, जैसे CO2 SO2 Na2O CaO, इस केस में जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, -2, ठीक है। अगर मतलब ये ऐसा परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड भी थोड़ा आप देख लो, जनरली तो ऑक्साइड के केस मतलब ऑक्साइड का ही पूछा जाता है, लेकिन 1% पूछ भी लिया जाए तो पता होना चाहिए कि परऑक्साइड के फॉर्म में अगर ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है, मतलब बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि Na2O2 या H2O2, तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -1, ठीक है। -1 यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देख लो आप, इस जो है मैंने जो अरेंजमेंट यहाँ पे बना रखी है, ये HOOH, ठीक है, ये ऐसे जो है हमारे पास बनकर आता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, यहाँ पे +1। सिमिलरली इस केस में भी ये -1 ये +1, ठीक है। तो ये -1 इसलिए हमारे पास क्या है, पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। सुपर ऑक्साइड की बात करें तो हमेशा -1/2, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन, -1 होगा हमेशा, ओनली व्हेन अटैच टू, जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा हेलोजन, -1। एलोइस की बात करें तो हमेशा जो है सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 आता है। अमलगम्स में अमलगम की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों
फॉर बोथ मेटल और मरकरी क्या होता है, 0 होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में बात करें, एक्सेप्शन क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखो क्लोरीन है, इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 7 होती है, ठीक है। ये 7 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये इसके पास होते हैं, ठीक है। और इसकी मिनिमम क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी इसकी 1, क्योंकि 7 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो मिनिमम इसकी 1 होगी। सिमिलरली इसकी सल्फर की 6 है, नाइट्रोजन की 5 है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों आपको पता होनी चाहिए कि भाई, मतलब एटलीस्ट इतना तो अभी आपको इस लेक्चर के दौरान समझ आ जाना चाहिए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और मिनिमम कैसे होती है। जैसे मैंने यहाँ बताया, ये 7 इसका क्या है, क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये अपने मतलब कंटेन करता है। अब भाई डेफिशिएंसी 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना होता है एक एटम को अपना हमेशा केमिस्ट्री में, तो अब उसको रिक्वायरमेंट कितनी, 1, यानी इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, 1, ठीक है। ऐसे आपको चीज़ समझनी है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं। C3O2 यानी कार्बन सबऑक्साइड, ये चीज़ें आप बिल्कुल डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। कार्बन सबऑक्साइड अगर आपसे पूछ रहे इसमें आपसे निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप ऐसे निकालते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ बना रखा। सिमिलरली Br3O8 यानी ट्राइबोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है, इसका ये साइंटिफिक नाम होता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है बस कि कौन सा किससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है इसमें सबसे ज़्यादा मेजर, ठीक है। जहाँ पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर माइनस लगाओगे, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव आप वहाँ पे पुट करोगे। Fe3O4 यानी मिक्स्ड ऑक्साइड की बात करी जाए तो इसको हम 2 में स्प्लिट करते हैं, Fe और Fe2O3, तो यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा। CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, इसकी जो है स्ट्रक्चर मायने रखती है ज़्यादा, यही समझ नहीं आती बच्चों को ज़्यादातर, तो इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैंने सारी यहाँ पे लिख रखी हैं। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में अगर हम अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझे, बहुत मेजर कंसेप्ट है इस चैप्टर का। देखो ये रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, 2Fe3 पॉजिटिव +2 आयोडीन गिव्स 2Fe+2। इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, रूल्स में मैंने लिख रखे हैं, रूल्स भी लिख रखे हैं मैंने बाद में, पहले एक क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि वो रूल्स इजीली समझ आए। फिर आप इसको 2 में स्प्लिट कर लोगे, 2 हाफ रिएक्शन इसको बना लोगे। जैसे आयोडीन की आयोडीन, एक ये रिएक्शन एक ये रिएक्शन। यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन देखो यहाँ पे 2Fe3 पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो Fe3 पॉजिटिव था, इसने Fe2 पॉजिटिव दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे अगर हम +2 इलेक्ट्रॉन ऐड मतलब यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन, ठीक है। रिडक्शन हमारा क्या था, मैंने ऊपर ही लिखवाया था, रिडक्शन क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। ये 2 आयोडीन, ये I2 में, ये मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या है, I है, मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, I का, आयोडीन का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव का। मैं बताऊँ ये चीज़ें, ठीक है, हम थोड़ा सा साइंटिफिकली समझें, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ईजिली बता देती हूँ, आप खुद एकदम से देख कर भी ये बिना ये कंसेप्ट अप्लाई करे भी थोड़ा सा 90% रिएक्शंस में बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। यहाँ पे देखो Fe3 पॉजिटिव था, Fe+2, यहाँ पे इसका रिडक्शन ही तो हुआ है ना एक का। यहाँ पे देखो 2I, ये I2, यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो आप इजीली ये चीज़ भी देख सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, I नेगेटिव, ठीक है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा था, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो आप उसको, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये चीज़ याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग की बात करी जाए, जो हम आयन इलेक्ट्रोड मेथड से देखेंगे, जिसके 2 मीडियम होते हैं, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, आप 2 में इसे स्प्लिट करोगे। सिमिलरली जो केस मैंने पीछे बताया था, एक ये SN वाला, एक ये MN वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, अब ये MnO4, ठीक है, ये क्या दे रहा था, Mn+2। सबसे पहले आपको रिएक्शन बैलेंस कर लेनी है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे जितने आपके पास मतलब ऑक्सीजन है ना,
उतने ही ऑक्सीजन के प्लेस पे प्रोडक्ट की साइड आपको वाटर ले लेना है। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे करोगे +4 H2O। ठीक है, अब भाई ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 जा 8। अब इस साइड तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे आप +8 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। डन। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास यानी आपने जो ये था ये रिएक्शन जो है बैलेंस कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भी आप ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। वैसे अगर हम देखें तो बस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, लेकिन यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन जो मतलब इनका एक मतलब वेट इनका मतलब इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है 5 है, यहाँ पे ये 2 है। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 5 से। आप मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लिखोगे तो आपके पास ये जो है नेट रिएक्शन आती है। नेट रिएक्शन में अगर आपके पास हाइड्रोजन है यहाँ पे, जैसे 16H+ है यहाँ पे हमारे पास, तो मतलब ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। बेसिक मीडियम में बिल्कुल सेम रखनी है सारी चीज़ें, बस यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वही रिएक्शन थी हमारे पास 16H, वो ऊपर वाली मैंने यहाँ लिखी है, बस यहाँ पे ऐड कर दोगे 16OH- यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 16H2O, यहाँ पे 8H2O हो जाएगा। तो मतलब आप इसको कट कर दोगे, मतलब आप खुद से एक बार देख लेना, रीड कर लेना इसको। तो यहाँ पे ये बेसिक मीडियम की हमारे पास क्या है रिएक्शन आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे 16OH हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, इसलिए ये बेसिक है। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे थे, इसलिए ये एसिडिक होगी। अब वही जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो मैंने स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा है। स्टेप 1 क्या है एसिडिक के लिए, सेपरेट करोगे रिएक्शन को 2 हाफ सेल में। दूसरा, बैलेंस ईच हाफ सेल रिएक्शन अदर देन, फिर आप मतलब जितनी भी रिएक्शन है रिएक्शन में एटम उसको बैलेंस कर लोगे सिवाय किसके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। स्टेप 3 क्या है, बैलेंस करो ऑक्सीजन को बाय एडिंग H2O। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, जैसे हमने H2O ऐड करके वहाँ पे किया था। फिर हाइड्रोजन को जो है बैलेंस करो बाय एडिंग मतलब H+। ठीक है, स्टेप 5 क्या होगा कि बैलेंस करो चार्ज को हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। स्टेप 6 क्या होगा, राइट नेट रिएक्शन आपको लिख देनी है। नेट रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, आप उनको एलिमिनेट कर दोगे। बेसिक मीडियम के लिए 6 के 6 स्टेप सिमिलर है, बस 7th स्टेप क्या होगा कि ऐड नंबर ऑफ, जैसे कि हमने वहाँ पे 16OH दोनों साइड ऐड कर दिया था, आयंस ऑन बोथ साइड इक्वल टू द, जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही OH आप ऐड करोगे नेट रिएक्शन में, एंड अकॉर्डिंगली फाइंड नेट रिएक्शन। ठीक है, अब एक कंसेप्ट की बात करें जो है इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट के कंसेप्ट की बात, सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का इज अ वेट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइंस विद, जो कंबाइन करे या फिर रिप्लेस करे या फिर प्रोड्यूस हो बाय 1 ग्राम या फिर 1 मोल H एटम। जैसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, सिल्वर का 108 जो है इक्विवेलेंट वेट होता है। अगर इन जनरल हम बात करें इक्विवेलेंट वेट जो मेटल का, मेटल ऑक्साइड में क्या होता है, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। अगर मेटल क्लोराइड में बात करें मेटल के इक्विवेलेंट वेट की, तो मेटल अपॉन क्लोरीन इनटू जो इसका इक्विवेलेंट वेट है कितना, क्लोरीन का 35.5। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल हाइड्राइड बात करें तो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्राइड इनटू 1। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज वेरिएबल एंड डिपेंड, जो इक्विवेलेंट वेट होता है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का वो अलग अलग होता है और डिपेंड करता है उसके n फैक्टर पे। अब n फैक्टर क्या है, सबसे पहले आप इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। अब n फैक्टर निकालना सीखते हैं। n फैक्टर क्या चीज़ है, n फैक्टर ऑफ एसिड देखेंगे सबसे पहले, जिसको हम बेसिसिटी ऑफ एसिड भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेस्ड बाय 1 मोल ऑफ एसिड इन रिएक्शन, उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो रिप्लेस हों किसके द्वारा, 1 मोल ऑफ एसिड एक रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे HCl है, ठीक है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन का, n फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी 1। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का कितना होता है 35.5 आएगा यहाँ पे, अपॉन n फैक्टर क्या आया 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के 2, n फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया, 98/2 वही फॉर्मूला वाइज। ठीक है, ये थी बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये H3PO4 H3PO3 H3PO2 ये आपके पास दे रखा है। यहाँ पे आप इसका बता दोगे आप 3 है, इसका भी आप 3 कह सकते हो, इसका भी 3 कहोगे, देखते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका तो 3 है, लेकिन इन दोनों की जो n फैक्टर है वो 3 नहीं होता। कैसे, इनका स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा PO4, ये HO, ये OH, ये OH, OH, मतलब ये तीनों क्या है, जो तीनों ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या है, कंबाइन है। ठीक है,
ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये ओ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसका एन फैक्टर क्या होगा 3, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही अटैच है ना, 2 ही कंबाइन है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे बिल्कुल ही 1 कंबाइन है, तो इसका एन फैक्टर यानी एन फैक्टर जो है CpO2 का क्या होगा, वो 1 होगा। एन फैक्टर अगर बेस के केस में बात करें तो नंबर ऑफ, यहाँ पे बस OH नेगेटिव कितने रिप्लेस हुए, तो देखो यहाँ पे NaOH है, तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना है, 1 होगा। एन फैक्टर अगर सोल्ट की बात करें, एन फैक्टर ऑफ सोल्ट, तो आप क्या लिख सकते हो, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, हाँ जितना होगा, जैसे यहाँ पे देखो सोल्ट में केस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1। ठीक है, इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर होगा 1, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव भी 1 नेगेटिव भी 1। ठीक है, Na2SO4 की बात करें, इसका +2, इसका -2, एन फैक्टर 2, इसका 3। ठीक है, Ca3PO4 की बात करें तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 6। एन फैक्टर अगर रिडॉक्स रिएक्शन में बात करें एन फैक्टर की, तो यहाँ पे MnO4 आपको ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसको बैलेंस कर लोगे जैसे हम ऊपर देखते हैं, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, MnO4 का, इस केस में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको पता है, मोलिकुलर वेट इसका अपन ये Mn2 पॉजिटिव का पूछे तो यहाँ पे भी 5 आएगा, और ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला पता है इसका। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बात करते हैं कि ये चीज़ क्या है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी एन इक्विवेलेंट का होता है गिवन वेट अपॉन EM। ठीक है, इक्विवेलेंट मास, और अगर इक्विवेलेंट मास की बात करी जाए तो इसका होता है मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब एन इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन करके ये फॉर्मूला है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू में NF यानी एन फैक्टर, तो एन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, N इंटू NF। तो मतलब इस फॉर्मूले से आप इजीली, अगर एन फैक्टर आपको पता है, एन इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला माइंड में रखिए। नेक्स्ट बात करें नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी क्या मतलब, मोलैरिटी समझे सबसे पहले कि मोलैरिटी क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन कितने मतलब 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूट, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आप इसका फॉर्मूला, हमारे पास नॉर्मेलिटी का क्या होता है, एन इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन में लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप सोचो कि भाई कितने फॉर्मूले याद किया जाए, तो इसके लिए इजी बनाने के लिए एक रिलेशन हम पढ़ते हैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का, जिससे आपको ईजी हो जाता है फॉर्मूला याद करके। एन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी हम पीछे ये पढ़ के आए थे। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी का मैंने यहाँ पे लिख दिया, मोलैरिटी का ये। तो यहाँ पे अगर हम इनको कंबाइन करें तो हमारे पास ये आता है, और ये आपको मोलैरिटी जैसा लगेगा, तो एन इज इक्वल टू यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़े तो ये क्या चीज़ है, जैसे आपके पास एक रिएक्शन है A + B C + D। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है, तो मतलब आपको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, जो इसका इक्विवेलेंट एन इक्विवेलेंट होगा A का, वो B के इक्वल, B का C के और C का D के, मतलब चारों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब डेफिनेशन देखो, रेशियो ऑफ एन फैक्टर विल बी रेसिप्रोकल टू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड और प्रोडक्ट। देखो डेफिनेशन से ना समझ आओ, यहाँ देखो एन इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू एन इक्विवेलेंट ऑफ B, तो एन यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर दोगे, नॉर्मली आपके पास ये रेशियो निकल कर आती है। ठीक है, अब बात करें स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, अगर आप ये डायरेक्टली याद करते हो तो बहुत हेल्पफुल होती है ये चीज़ आपके लिए, कि MnO4 दे रखा है, यानी पोटेशियम पर मैंगनेट। तो यहाँ पे एसिडिक फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में और अल्कलीन फॉर्म में, तीनों फॉर्म में इनका मैंने एन फैक्टर यानी एन फैक्टर और कलर यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, K2Cr2O7 की बात करें तो इसमें भी ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही जो है अप्रूव्ड किया गया है, तो इसका एन फैक्टर क्या है, 6 और कलर ग्रीन होता है। स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करी जाए तो ऑक्सलेट आयन का जो होगा वो एन फैक्टर 2 होता है, और फेरियस आयन का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको अच्छे से रीड करें और याद रख लें। तो इसी के साथ हमारा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हों कुछ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।